नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहां हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो यहाँ पर हमें ज्योग्राफी विषय को लेकर भारत के भूगोल को स्टार्ट करना है। भारत के भूगोल की जो सिलेबस आपका रहेगा वो यूजीसी नेट और जेआरएफ को विशेष ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जो यूनिट 10 में आपका दिया गया है। यूजीसी नेट जेआरएफ के अलावा ये सब्जेक्ट आपके सिविल सेवा के जितने भी एग्जाम हैं, यूपीएससी अदर स्टेट एग्जाम और उसके अलावा शिक्षक पात्रता को लेकर जितने भी एग्जाम आते हैं उन सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। तो भारत के भूगोल में आपको एक समझ विकसित करना है। तो सबसे पहले आपको भारत के भूगोल में यह समझना है कि हम इस विषय को पढ़ किस तरीके से सकते हैं। तो हमने इसको शुरू किया है भारत का भूगोल, जो आपका यूजीसी नेट एंड जेआरएफ परीक्षा को ध्यान में रखकर पूरा डिजाइन किया गया। इसके अलावा जो जितने भी आपके शिक्षक पात्रता के एग्जाम हैं, आप एमपीपीएससी, यूपीएससी और अदर स्टेट जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम को भी यहां पर आप टारगेट कर सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, जब हम इस विषय को स्टार्ट करेंगे तो हम पहले जो भारत का भूगोल है हमारा, इसके पूरे सिलेबस को आपको समझना है। और लगभग सभी एग्जाम के अंदर इसका सिलेबस सेम दिया हुआ है, अलग अलग यूनिट में इसको डिवाइड किया जाता है। जब भी हम इसके सिलेबस को स्टार्ट करते हैं तो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी से मुख्यतः इसको जो भौतिक वाला पार्ट है आपका, इसके भौतिक भूगोल से इसकी हमें सामान्यतः शुरुआत देखने को मिलती है। यूजीसी नेट के सिलेबस में भी आप देखेंगे तो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी फिजिकल ज्योग्राफी से इसको मेनली स्टार्ट किया गया है और एमपीपीएससी और अदर एग्जाम में भी इसको भौतिक भूगोल से ही स्टार्ट किया जाता है। लेकिन इस भौतिक भूगोल की जो समझ आपको विकसित करनी है वो हमें भारत के सामान्य परिचय के साथ शुरुआत करेंगे। तो इसकी जो शुरुआत होगी वो भूगोल के सामान्य परिचय से समझेंगे, क्योंकि किसी भी विषय को समझने से पहले उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। हमें उन बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ेगा कि भारत के भूगोल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, अक्षांशी और देशांतरी विस्तार क्या है, कितने भारत में राज्य हैं, कौन से केंद्रशासित प्रदेश हैं, कितने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो ऐसी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की चीजें हैं जो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्टिंग की जो आपकी एक दो क्लासें रहेंगी वो क्लासें केवल भारत के भूगोल के सामान्य परिचय से संबंधित रहेंगी। उसके बाद जो आपका मुख्य सिलेबस है हम उन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस पूरे विश्व मैप के अंदर अगर हम जाएं तो हमें भारत के बारे में स्टडी करना। तो इस पूरे विश्व मानचित्र के अंदर जाएंगे तो हमें केवल किस विषय के बारे में पढ़ना है, भारत के बारे में। तो यहां पर हमें अध्ययन करना है किसका दोस्तों, भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे। और इसमें सबसे पहले हमें भारत के सामान्य परिचय को समझना है कि भारत की स्थिति क्या है और इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो उससे पहले आपको एक काम करना है, आपको भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की सीमाएं याद होनी चाहिए, उन राज्यों की स्थिति याद होनी चाहिए। सामान्यतः सभी लोगों को भारत के राज्यों के बारे में पता रहता है, फिर भी मैं एक उम्मीद करूंगा कि आपको एक बार इसको रिवीजन कर लेना चाहिए कि भारत में कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। हमें यह नहीं करना है कि भारत में कौन से 28 राज्य हैं, हमें यह समझ विकसित करना है कि कौन से राज्य की स्थिति कहां पर देखने को मिलती है। तो मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन यहां पर दे रहा हूं, तो उसके साथ आप भारत के सारे राज्यों को समझ सकते हैं। जैसे भारत के अंदर जो 28 राज्य हमें मिलेंगे, तो उन 28 राज्यों के अंदर सबसे पहला आपको जो राज्य याद रखना है वो आपको स्टार्ट करना है पंजाब राज्य से। तो पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, पंजाब राज्य। पंजाब के नीचे ही जाएंगे, आपको जो दूसरा राज्य मिलेगा वो आपको हरियाणा मिल जाएगा। तो पंजाब के नीचे ही आपको याद रखना है हरियाणा, और हरियाणा के साथ जो स्थिति मिलेगी हमें वो राजस्थान की मिलेगी। तो यहां से हम कनेक्ट करेंगे किसको, राजस्थान को। तो एक सीक्वेंस के अंदर हम भारत के राज्यों को समझेंगे। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान,
और राजस्थान के बाद जो राज्य मिलेगा वो आपको मिलेगा गुजरात स्टेट। तो गुजरात स्टेट में आ जाएंगे। गुजरात स्टेट के बाद हम पहुंचेंगे तो हमें मिलेगी यहां पर महाराष्ट्र स्टेट। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। नाम नहीं रटने हैं, आपको पोजीशन याद करनी है। महाराष्ट्र के बाद आपको यहां पर कर्नाटक मिल जाएगा और कर्नाटक की सीमा से लगा हुआ एक छोटा सा राज्य आपको यहां मिल जाएगा जिसको कहा जाएगा गोवा। तो ये छोटी सी जो स्थिति आपको मिलेगी ये किस राज्य की मिलेगी? गोवा राज्य की स्थिति मिल जाएगी। और इसके बाद सबसे दक्षिण में जाएंगे तो यहां पर आपको केरल राज्य मिल जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस आपको फॉलो करना है पूरे का पूरा। कहां से? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। फिर इसके बाद जब हम जाएंगे तो इन राज्यों के बाद हम जाएंगे, इतना कंप्लीट करने के बाद तो अभी मैं आपको सारे के सारे राज्य पूछूंगा तो आपको क्लियर होने चाहिए। इसी के बगल में आपको तमिलनाडु राज्य मिल जाएगा। तमिलनाडु के ऊपर जाएंगे आपको यहां पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थिति मिलेगी। आंध्र प्रदेश राज्य के ऊपर जाएंगे यहां पर हमें तेलंगाना, तेलंगाना राज्य का विभाजन आंध्र प्रदेश राज्य से ही अलग करके हुआ था। तेलंगाना के बाद जाएंगे आपको उड़ीसा राज्य की स्थिति याद रखनी है। उड़ीसा के बाद आपको वेस्ट बंगाल राज्य की स्थिति यहां पर याद रखना है। वेस्ट बंगाल से आप इस साइड जाएंगे आपको बिहार राज्य मिलेगा, या पहले आप झारखंड की स्थिति याद रख सकते हैं। झारखंड, झारखंड के बाद बिहार की स्थिति। बिहार के बाद जाएंगे आपको उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति याद रखनी है। उत्तर प्रदेश राज्य के बाद आपको उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद याद रखेंगे हिमाचल। तो उत्तराखंड से हिमाचल, और हिमाचल से फिर आप कहां आ जाएंगे? पंजाब में। तो ये एक सीक्वेंस दोस्तों आपको यहां पर याद रखना है पूरे का पूरा राज्यों का। तो पहला राज्य क्या याद रखेंगे? पंजाब। पंजाब के बाद हरियाणा, ये सीक्वेंस याद रखेंगे। हरियाणा से इंटर करेंगे राजस्थान, राजस्थान से इंटर करेंगे गुजरात, गुजरात से इंटर करेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटक, और कर्नाटक के साथ ही इंटर करेंगे यहां पर गोवा, और गोवा के साथ केरल, और केरल के साथ ही लगा हुआ आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। फिर यहां से आ जाएंगे आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, फिर यहां से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से झारखंड, झारखंड से बिहार, बिहार से यूपी, देन यूपी एंड लास्ट मिलेगा उत्तराखंड, और लास्ट हिमाचल, और हिमाचल से फिर आ जाएंगे हम पंजाब। तो जब तक आप चीजों को एक सीक्वेंस में प्रॉपरली याद नहीं करेंगे आगे जाकर, देखो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर जब भी आप भारत का भूगोल पढ़ोगे, आप भारत का एग्रीकल्चर वाला सेक्शन पढ़ लें, मिनरल्स पढ़ लें, XYZ, भारत में रिवर्स पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे, फॉरेस्ट पढ़ेंगे, जितना भी मैटर पढ़ा जाएगा वो आएगा तो इन्हीं राज्यों के अंदर। आपको राज्यों की समझ अगर अच्छे से नहीं है तो आप उन विषय को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए तो आपको पहले राज्यों की समझ होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। अब बीच में आपके दो राज्य आपके बच जाएंगे। पहला आप यहां पर याद रखेंगे आपका मध्य प्रदेश। तो एक राज्य आपको याद रखना है यहां पर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ ही इसका पड़ोसी जो इससे विभाजित हुआ था वो आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़। तो लास्ट में आप MP और छत्तीसगढ़ को याद रखेंगे जो बिल्कुल लैंडलॉक्ड स्टेट मिल जाते हैं। तो दो राज्य आपको लास्ट में पढ़ाने, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, फिर पंजाब, और लास्ट में MP और MP और छत्तीसगढ़। अब हम इंटर करेंगे नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको सेवन सिस्टर का कॉन्सेप्ट मिलता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे जाएंगे तो मणिपुर, मणिपुर के नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा त्रिपुरा, त्रिपुरा के सॉरी मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, और बीच में जो आपको मिलेगा वो असम, और असम के साथ ही यहां पर आपको मिल जाएगा मेघालय। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा जो दोस्तों सेक्शन है, ये पूरे का पूरा जो सेक्शन है इसको हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? सेवन सिस्टर का कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिसमें जो स्टेट आपको मिलेंगे मैं एक बार नाम लिख दे रहा हूं। यहां पर अरुणाचल प्रदेश, फिर यहां पर मिलेगा नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम,
इस साइड आप जाएंगे तो त्रिपुरा, बीच में साइड में मेघालय और सबसे बीच में मिलेगा असम। तो ये पूरे का पूरा सेवन सिस्टर का कॉन्सेप्ट है। इन 7 बहनों का एक लौता भाई आपको याद रखना है। तो इन सेवन सिस्टर के अंदर एक लौता भाई आपको मिलेगा जिसको कहा जाएगा सिक्किम। तो इन 7 राज्यों के बीच में आपको एक लौता भाई याद रखेंगे, इसका सिक्किम स्टेट। तो इस तरीके से आप 28 राज्यों की पोजीशन के बारे में बता सकते हैं कि ये 28 राज्य कहां पर स्थित हैं। तो फिर से एक बार देख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, फिर बीच में एमपी और छत्तीसगढ़, एक लौता भाई सिक्किम, फिर नॉर्थ ईस्ट के साथ याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम। तो ये आपको 28 राज्य। तो आपको थोड़ा सा होमवर्क और याद कर लेना कुछ बेसिक चीजें। तो राज्य और इनकी राजधानियां जो कैपिटल्स हैं, तो आप स्टेट और कैपिटल दोनों को याद रखेंगे। तो इतना तो आप लोगों को एक जनरल नॉलेज के पर्पज से आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं और उनकी राजधानियां क्या है। अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ के सीएम को भी याद रख सकते हैं, वो आपका सब अवेयरनेस के लिए होता है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिलती हैं। तो भारत के अंदर अगर हम यूनियन टेरिटरी के सेक्शन में जाएंगे तो नॉर्थ में आपको यहां पर 2 यूनियन टेरिटरी मिलेंगी, जो पहले एक स्टेट हुआ करता था, अब यहां पर आपको यूनियन टेरिटरी में डिवाइड होकर देखने को मिलेगा। तो इन 2 यूनियन टेरिटरी में आपको इस साइड जो यूनियन टेरिटरी मिलेगी उसको कहा जाता है लद्दाख, और इस साइड जो यूनियन टेरिटरी मिलेगी इसको कहा जाता है जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370 के हटने के बाद इस पूरे राज्य को, जो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उस पूरे राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया है। एक का नाम है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और एक का नाम है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं, तो यहां पर आपको एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा की सीमा के बीच में स्थित है। इसके बाद आपको जो एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश यहां पर दोस्तों दिखने को मिलता है, इसको कहा जाता है दिल्ली। तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश जो हरियाणा और यूपी की सीमा के बीच में स्थित है, आपको पोजीशन भी याद रखनी है। इसके बाद जब हम यहां पर जाते हैं तो यहां पर कुछ छोटे छोटे द्वीप आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 3 क्षेत्र जो आपको देखने को मिलते हैं, इन 3 क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है दीव, और इस क्षेत्र को कहा जाता है दमन, और इस क्षेत्र को कहा जाता है दादर नागर हवेली। इन तीन क्षेत्रों को मिलाकर पहले ये 2 यूनियन टेरिटरी थी, दमन और दीव एक यूनियन टेरिटरी थी। दादर नागर हवेली आपकी एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी थी जब इसका फॉर्मेशन किया गया 2019 में, और उसी के बाद 2020 में दादर नागर हवेली एंड दमन दीप को मिलाकर एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दी गई, जिसको वर्तमान में हम कहते हैं दमन दीव एवं दादर नागर हवेली। तो ये पूरी की पूरी एक यूनियन टेरिटरी है। इस यूनियन टेरिटरी के अंदर याद रखेंगे कि जो दीव वाला बेल्ट है, यहां पर जो दीव वाला बेल्ट है, दीव वाला बेल्ट है, ये द्वीप लिखते हैं, इसको हम एक द्वीप कहा जाता है। ये क्या एक द्वीप है, एक आइलैंड का पार्ट है। आप देखेंगे इसकी पोजीशन मैंने ओशियन में बनाई हुई है। तो दमन द्वीप एंड दादर नागर हवेली जो 3 क्षेत्रों का क्षेत्र मिलता है, इसमें ओनली जो दीव है वो एक द्वीप के फॉर्मेट में हमें मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहां पर आपको कुछ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड मिल जाएंगे, कई छोटे छोटे द्वीपों का ग्रुप आपको यहां पर मिल जाएगा। इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है लक्षद्वीप समूह। तो यहां पर आपको एक केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा लक्षद्वीप समूह, और इस साइड जो दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रुप्स दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार। ये हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे किसी क्लास में अंडमान निकोबार के बारे में, क्योंकि हिमालय फॉर्मेशन के साथ हम इनकी स्टडी कर सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आप अगर देखेंगे तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं? पहला केंद्र शासित प्रदेश, ये दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चौथा चंडीगढ़ वगैरह मिल जाएगा,
5वां दमनदीप मिलेगा, 6वां लक्षद्वीप मिलता है और 7वां दादर नगर हवेली। एक केंद्र शासित प्रदेश है जो आपको यहां पर 3 क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है इस जगह पर। ठीक है, इस पूरे 3 क्षेत्र इसके मिलते हैं। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। तो 3-4 क्षेत्रों में यह फैला हुआ है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है उसको यनम के नाम से जानते हैं, एक क्षेत्र है जिसको कराईकल बोलते हैं, और एक तो आपका पुदुचेरी के नाम से ही फेमस है। तो 3 क्षेत्र आपके ये हैं। केरल की साइड में जो क्षेत्र मिलता है उसको कहते हैं माही। तो जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर अलग से लिख लेते हैं, पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका जो विस्तार है वो 4 क्षेत्रों में मिलता है। एक तो आपको यनम भूमि क्षेत्र में मिलेगा, दूसरा आपको पुदुचेरी के नाम से ही मिलेगा, तीसरा क्षेत्र आपको माहे के, या पहले आप करैकल लिख सकते हैं, तो करैकल का क्षेत्र मिलेगा, करैकल, और उसके बाद अगला जो पार्ट मिलेगा वो आपको माहे का मिलेगा। ये 4 क्षेत्रों में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर स्टेट की बात की जाए तो यनम आपका आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, ये दोनों आपके तमिलनाडु राज्य की सीमा पर मिल जाते हैं, ये केरल राज्य की सीमा पर मिल जाता है। यानी कि ये पश्चिमी तट पर स्थित होगा, और ये जो 3 है ये आपके, सॉरी, ये पूर्वी तट, पश्चिमी तट पर स्थित होगा। सही है, ये पश्चिमी तट पर स्थित होगा और ये 3 आपके पूर्वी तट पर स्थित है, ये तीनों। तो इस तरीके से आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखना है कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो ये आपको समझ विकसित करना है कि हमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पता होना चाहिए, विथ लोकेशन पोजीशन याद होना चाहिए। कई बार सारा भूगोल पढ़ लिया जाता है लेकिन हमें राज्यों के नाम तक पता नहीं होते और उनकी पोजीशन याद नहीं है कि वो राज्य आखिर कहां पर स्थित है। जब तक आपको भारत के राज्य की स्थिति नहीं पता तो आप उसके अंदर किसी टॉपिक को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहीं पर आपको पहले होमवर्क कंप्लीट करना है। आपको पूरे के पूरे राज्य, उनके सीएम पीएम जो भी है वो याद करो, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियां याद करेंगे, और यहां पर कौन से गवर्नर और कौन से सीएम है वो चीजें भी याद कर सकते हो। तो कम से कम जर्नल अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए। ये मैंने यहां पर एक स्लाइड डाल दी है, यहां पर आपको सभी केंद्र शासित प्रदेशों की जो निर्माण है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें ये खास तौर पर याद रखना, इनका निर्माण 2019 में किया गया था, जो पहले एक राज्य था। और इधर आप जो दादर नगर हवेली दमन एंड दीव वाला क्षेत्र है, दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 2020 के अंदर। तो ये पूरे का पूरा सेक्शन आप यहां पर याद रखेंगे। इसके बाद आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले यहां पर समझ लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले जब हम भारत के भूगोल को स्टार्ट करेंगे, इसमें आपको भारत की स्थिति एवं भारत का आकार, ठीक है, तो इंडिया की कम से कम आपको लोकेशन क्लियर करनी है और इंडिया के साइज को क्लियर करना है कि इंडिया के साइज एंड लोकेशन आपको क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इंडिया के साइज एंड लोकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले हम इंडिया के आकार की बात कर लेते हैं। तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत की जो भूमि का क्षेत्रफल है, तो भारत की जो भूमि क्षेत्र है भारत का, वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब भारत का ये पूरे का पूरा जो क्षेत्रफल मिलता है ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत की पूरी भूमि मिलती है, जिसका एरिया विश्व के अंदर कितना है? 2.4 ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व की भूमि का भारत का ये जो क्षेत्र है ये आपका कितना है? 2.4%। तो भारत का टोटल क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो विश्व के अंदर केवल कितना परसेंटेज है? 2.4%। और इसके साथ भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भी है, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजों से हम भारत के भूगोल को स्टार्ट करेंगे। बड़ी बड़ी बातें अभी नहीं करनी है, वो हम समय आएगा और उसमें जब हम सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे सब सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन पहले कुछ, जो हो सकता है आपको ये सब आता हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको इनके बारे में भी नहीं पता है। तो हमें सभी लेवल को यहाँ पर टारगेट करके स्टडी करना है।
इसके बाद हम यहां पर ये पूरा विश्व तो हम पढ़ ही चुके हैं। विश्व के 7 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं? तो भारत का जो नंबर है वो 7वां स्थान है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो 7 सबसे बड़े देश कौन कौन से यहां पर मिलते हैं? तो पहला जो देश हमें मिलेगा वो आपको रशिया मिलेगा यहां पर। तो विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश मिलता है वो आपको रशिया मिलेगा। और रशिया से सीधा आप इस तरफ चले जाना तो सेकंड आपको जो मिल जाएगा सबसे बड़ा देश वो है कनाडा। तो जब कनाडा चले जाओगे तो कनाडा से फिर वापस आ जाना तो फिर तीसरा सबसे बड़ा आपको देश मिल जाएगा। ठीक है, तो कनाडा के बाद यहां पर याद रखेंगे, पहले ऊपर से नीचे आएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा यूएसए यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट से फिर इस तरफ चले जाना तो यहां पर आपको मिल जाएगा चौथा सबसे बड़ा देश ब्राजील, सॉरी चाइना। तो पहला रशिया, तो रशिया से जाएंगे कनाडा, कनाडा के नीचे यूएसए, यूएसए के बाद आ जाएंगे तो चाइना, और चाइना के बाद फिर आप इस तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा ब्राजील, पांचवा सबसे बड़ा देश, और ब्राजील के बाद फिर आप इस तरफ आ जाएंगे तो यहां पर छठवां देश मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और फिर अपने प्यारे भारत में इंटर करेंगे सातवां सबसे बड़ा देश। तो ये जिगजैग पैटर्न आप एक तरीके से याद रख सकते हैं कि सबसे बड़े देश कौन से और सबसे छोटे देश। तो 7वें नंबर तक आपको याद रखना है भारत में। तो भारत में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, सबसे पहले रशिया, फिर आएगा कनाडा, फिर आपका यूएस, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आएगा इंडिया। क्लियर हो गया? अब हम सबसे पहले समझेंगे इंडिया के साइज एंड लोकेशन में। तो सब साइज के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब इंडिया की लोकेशन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जब भी हम किसी भी देश की लोकेशन को समझते हैं तो हमें सबसे पहले यह समझने का प्रयास करना है कि यह लोकेशन किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो कोई भी देश आता है तो वो किसी ना किसी गोलार्ध में जरूर स्थित होगा। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी है यह समझने की गोलार्ध क्या है और भारत की स्थिति किस गोलार्ध के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। भारत ही नहीं, आप विश्व में किसी भी देश की स्टडी करेंगे तो आपको सबसे पहले गोलार्ध क्लियर करना होता है, उसके बाद उसका अक्षांश एवं देशांतर क्लियर करना होता है। तो सबसे पहले गोलार्ध की स्टडी करते हैं कि हमें गोलार्ध में क्या देखने को मिलेगा। तो अगर हम पृथ्वी को जो एक ग्लोब स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलती है, इस पृथ्वी को अगर हम दो बराबर भागों में डिवाइड कर दें तो ये गोले का पूरा जो गोला है उसका जो अर्ध भाग है इसी, तो गोले का जो हाफ पार्ट है याद रखना। तो एक जो गोलाकार एक स्पाइरल स्ट्रक्चर में जो हमारी पृथ्वी मिलती है, पूरा एक गोलाकार स्ट्रक्चर में मिलती है जिसको हम सामान्यतः ग्लोब कहते हैं। तो इस ग्लोब का आधा भाग ही क्या कहलाता है? गोलार्ध या हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से अगर हम पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर दें तो ये जो आधार रेखा होगी, ये जो बेस लाइन आपको यहां पर दिखाई दे रही है, तो इसी बेस लाइन को कहा जाता है 0 डिग्री। तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी? 0 डिग्री बेस पर हम पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर का भाग कहलाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो भाग कहलाएगा वो कहलाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो अब आपको यह समझ विकसित करनी है कि भारत की स्थिति किस गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की स्थिति यहां पर अगर हम देखेंगे तो भारत आपको इस पोजीशन पर देखने को मिल जाएगा। तो इस आधार पर देखा जाए तो भारत किस गोलार्ध में दिखाई देता है? हमें उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देगा। लेकिन ये जो विभाजन है ये आपका अक्षांश के आधार पर है। ठीक है, लैटिट्यूड के बेस पर हम डिवाइड करते हैं इसको, या इसको आप हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन है आपका, या इसको क्षैतिज विभाजन कह सकते हैं। तो अगर गोलोब को क्षैतिज रूप से या लैटिट्यूड के बेस पर डिवाइड किया जाए तो ये दो भागों में डिवाइड होता है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन इसका अगर हम एक सेकेंड कॉन्सेप्ट यहां पर देखें, अगर इसका एक सेकेंड कॉन्सेप्ट यहां पर देखा जाए तो इस सेकेंड कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि अगर हम भारत को लंबवत दो भागों में डिवाइड कर दें तो ये विभाजन भी आप 0 डिग्री बेस लाइन समझ सकते हैं।
तो इस 0 डिग्री से विभाजन जो करेंगे ये आपका कौन सा विभाजन कहलाएगा? लंबवत, वर्टिकल डिवीजन, और इसको कहा जाता है देशांतर। तो ये किस आधार पर डिवाइड किया जाएगा? देशांतर, लॉन्जिट्यूड के बेस पर डिवाइड किया जाएगा। अब इस आधार पर देखा जाए तो पृथ्वी पुनः दो बराबर भागों में आपको विभाजित होते हुए दिखेगी। तो इस साइड का जो एरिया है ये आपका कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, तो इसको क्या कहा जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। और इस साइड अगर हम जाएंगे तो ये सेक्शन कहलाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। तो पृथ्वी को हमने फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया, पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है वो आपको कहां देखने को मिलेगी? तो भारत की स्थिति आपको इस पोजीशन पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर जब आपको इंडिया की पोजीशन दिखेगी और यहां पर भी आपको इंडिया की पोजीशन दिखाई दे रही है, तो भारत कौन से गोलार्ध में है? तो अगर अक्षांश के आधार पर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो भारत के अंदर आपको टोटल गोलार्धों की जो संख्या है, विश्व में जब भी हम पृथ्वी को विभाजित करेंगे तो हम सामान्यतः 4 गोलार्धों में विभाजित करते हैं। तो 0 डिग्री से अगर विभाजित किया जाए तो यह बनता है आपका कौन सा? उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर, एवं दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। और अगर देशांतर के हिसाब से अगर हम इसको विभाजित कर दें तो ये वाला एरिया जो आपका इस साइड का एरिया है ये कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध, और इस साइड का एरिया कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो गोलार्धों की अगर बात की जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि गोलार्ध कितने होते हैं तो हम कहेंगे 4। तो गोलार्धों की संख्या कुल कितनी होती है? 4 गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध। लेकिन इनको विभाजित किस तरीके से करेंगे? तो इन गोलार्धों का जो विभाजन है वो दो रेखाओं के आधार पर हम करते हैं। तो जब यहां पर विभाजन करते हैं तो ये रेखा कहलाती है हमारी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन, तो अर्थ को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन को देखा जाए तो इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से हम जानते हैं। तो प्राइम मेरिडियन जो लाइन है, प्रधान यमुनोत्तर रेखा, ये भी हमारे गोलार्ध को दो भागों में डिवाइड करती है। तो एक मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, यहां पर समझने का प्रयास करना। तो ये जो रेखा है ये रेखा क्या कहलाएगी? हमारी इक्वेटर लाइन। और इस रेखा को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो इसी प्राइम मेरिडियन को क्या कह सकते हैं? ग्रीनविच रेखा। तो यहां पर देखेंगे हम इन दो लाइनों के बेस पर पृथ्वी को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको वर्टिकली डिवाइड करें तो वर्टिकल डिवाइड करने का मतलब है कि यहां पर जो हमारी विभाजन रेखा होगी वो ग्रीनविच रेखा होगी। तो ग्रीनविच के हिसाब से अगर हम डिवाइड करते हैं या प्राइम मेरिडियन के बेस पर डिवाइड करते हैं तो ये आपका पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में विभाजित हो जाएगा। तो इस साइड हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध और इस साइड का हिस्सा कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। और अगर हम इक्वेटर के बेस पर डिवाइड करें तो ये लाइन कौन सी होगी बीच में? इक्वेटर। तो इक्वेटर के बेस पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अगर हमें इतना समझ में आ जाता है कि पृथ्वी को 4 गोलार्धों में डिवाइड किया जा सकता है तो हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो हमें विश्व भूगोल में अभी नहीं जाना है, हमें केवल अपने भारत की स्थिति को समझना है। तो इस बेस पर अगर हम देखें तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अगर यहां पर इक्वेटर लाइन, ये जो रेड लाइन है ये आपकी टारगेट करेगी इक्वेटर लाइन को, तो इक्वेटर रिप्रेजेंट होगा यहां पर। तो इस 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के बेस पर देखा जाए तो ऊपर का जो हेमिस्फीयर है, यहां पर जो पूरे का पूरा आपका हेमिस्फीयर आएगा, तो इस हेमिस्फीयर को हम क्या बोलेंगे? तो ये पूरे का पूरा है उत्तरी गोलार्ध। तो यहां पर क्या मिलेगा? उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो भारत की स्थिति जो आप देखेंगे यहां पर, तो भारत की जो स्थिति हमें यहां पर दिखाई देगी तो ये कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देती है। इसी बेस पर अगर हम इसको लंबवत रूप से डिवाइड कर दें यहां से, तो अगर हम इसको लंबवत रूप से डिवाइड कर देते हैं यहां से, तो ये 0 डिग्री से हम फिर से डिवाइड कर देंगे, जिसको हम ग्रीनविच कहेंगे।
ठीक है, थोड़ा साइड में चला गया, ये इसको हम यहां पर एग्जैक्ट पोजीशन पर ले आते हैं, लगभग यहां से क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री का देशांतर है ग्रीनविच रेखा, तो इस ग्रीनविच से जब हम डिवाइड करेंगे तो ग्रीनविच के इस साइड का जो सेक्शन है वो हमारा पूर्वी गोलार्ध होगा और इस साइड का सेक्शन आपका पश्चिमी गोलार्ध। तो ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इस साइड हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब भारत की स्थिति देखा जाए तो कहां पर मिलती है हमें, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिल जाएगी। तो भारत नदन हेमिस्फीयर में भी आ रहा है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो भारत की स्थिति हमें किस गोलार्ध में देखने को मिलती है उसको एक बार समझे। तो जब हमने इक्वेटर के बेस पर डिवाइड किया था 0 डिग्री के बेस पर, तो भारत हमें उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देता है। जब यहां पर हम डिवाइड करेंगे तो भारत हमें पूर्वी गोलार्ध में दिखाई देता है। तो ओवरऑल भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध, नदन हेमिस्फीयर एवं पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये भारत की स्थिति आपको याद रखना है कि भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कई बार सामान्य भाषा या बोलचाल की भाषा में या कई बार ऐसा पढ़ा भी जाता है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना, उत्तर पूर्वी एक साथ लिखा जाता है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सामान्यतः बोलचाल में ठीक होता है लेकिन ये रियल में सही नहीं है। तो भारत में उत्तर पूर्वी गोलार्ध नहीं, क्योंकि गोलार्धों की जो संख्या वो केवल 4 मिलती है। तो गोलार्धों को हम 8 भागों में डिवाइड नहीं करते, इसमें नदन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा, अगर हम नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर को काउंट करते हैं तो ये हेमिस्फीयर होता है आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, इस साइड हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शंस होते हैं बेटा, यहां पर याद रखना कि इनको हम डायरेक्शन में काउंट कर सकते हैं लेकिन हेमिस्फीयर में इनको हम काउंट नहीं करते हैं। तो हेमिस्फीयर में इनको काउंट नहीं करेंगे, उसमें हम नदन, ईस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न में ही काउंट करेंगे। तो इस बेस पर ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ये आपकी ज्यादा बेस्ट होती है कि भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। डायरेक्ट नहीं बोलेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये गोलार्ध की स्थिति आपकी कंप्लीट होती है। अब हमें पढ़ना होता है कि जब हम किसी भी देश को गोलार्ध के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं तो इन्हीं गोलार्धों में कुछ काल्पनिक रेखाएं बनी होती है जिनको हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, जिनको अक्षांश एवं देशांतर के हिसाब से समझा जाता है। अक्षांश रेखा एवं देशांतर। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में जब हम डिवाइड करेंगे तो दो रेखाएं आपको मिलेंगी, अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखा। इनसे क्या फायदा होगा, हमने ये तो समझ लिया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में, लेकिन इससे हमें ये क्लियर नहीं होगा, हमें ये क्लियर नहीं होगा कि भारत की वास्तविक स्थिति, अगर ये स्थिति आपको उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में दिख रही है तो यहां पर हम क्लियर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में कहां पर है और पूर्वी गोलार्ध में कहां पर है। तो ये स्थिति तो हमें दिखती है लेकिन ये इसकी वास्तविक स्थिति नहीं है। तो अगर हमें वास्तविक स्थिति के बारे में पता लगाना है कि रियल में ये कहां पर स्थित है तो उसके लिए हमें अध्ययन करना होता है किसका, अक्षांश एवं देशांतर का। जब तक हम उसके लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप उसकी वास्तविक स्थिति का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहीं पर समझना है पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। विश्व भूगोल जब हम पढ़ेंगे उसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को पूरी डिटेल के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन यहां पर हम से एक संदर्भ में यूज करेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या और उनको भारत में कैसे यूज कर सकते हैं। दो तरीके की लाइनें हमें मिलती हैं और याद रखना जितनी भी लाइनें ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन है। कैसी रेखाएं, सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन है, जिनको कहा जाता है लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं। तो ग्लोब पर जितने भी आपको वर्टिकल यानी कि लंबवत रेखाएं मिलेंगी, तो ग्लोब पर जितनी भी वर्टिकल इस तरीके की लाइनें दिखाई देती हैं आपको, वो सारी की सारी लॉन्गिट्यूड है। और ग्लोब पर जितनी भी हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखाएं हमें देखने को मिलती है वो सारी की सारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया अक्षांश और देशांतर के बारे में, बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है।
जब हम अक्षांश एवं देशांतर की स्टडी करेंगे, अब आपको भारत के संदर्भ में कुछ चीजों को समझे। हमने कहा कि जब ग्लोब में इसको डिवाइड करेंगे तो हमने दो गोलार्ध पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था 0 डिग्री से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये कहलाता है हमारा उत्तरी गोलार्ध, नदन हेमिस्फीयर, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है सदन हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध के अंदर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। तो इस उत्तरी गोलार्ध के अंदर आपको कुछ इस तरीके से काल्पनिक रेखाएं देखने को मिलती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी काल्पनिक रेखाएं मिलेंगी और हॉरिजॉन्टल मिलेंगी, और उसी प्रकार से कुछ लाइनें दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी मिलेंगी। इन सारी रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेटी हुई रेखाएं, उनको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। देखो नाम से ही याद रख सकते हैं, लेटे हुए ट्यूड, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं, लैटिट्यूड, लेटे हुए ट्यूड। तो लेटे हुए ट्यूड भैया लंबवत तो नहीं लेटोगे, जब भी लेटेंगे तो कैसे रहेंगे? हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रहेंगे। तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो लेटे से याद रख लेना। अब इनको जब हम काउंट करेंगे तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध के अंदर, ये उत्तरी गोलार्ध है, तो इनको कहा जाएगा उत्तरी अक्षांश रेखाएं। तो उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी रेखाएं हैं उनको हम क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, नदन लैटिट्यूड। और जितनी भी दक्षिण में हमें मिलेंगी इनको कहा जाएगा दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांशों को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश सदन लैटिट्यूड। अब आता है कि इनको हम काउंट कैसे करेंगे। तो एक तो आपका 0 डिग्री मिलता है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा, या इसको इक्वेटर लाइन कहा जाता है। तो इक्वेटर के नॉर्थ में जो रेखाएं उनको नॉर्दर्न लैटिट्यूड बोलेंगे, और इक्वेटर के साउथ में जो रेखाएं उनको सदर्न लैटिट्यूड बोलेंगे। इसलिए इनकी जब हम काउंटिंग करते हैं वो 90 डिग्री तक करेंगे, और इनकी भी जो काउंटिंग करेंगे वो 90 डिग्री तक करेंगे, क्योंकि सामान्यतः ये पढ़ा जाता है। देखो मैं यहां पर अभी ये नहीं बता रहा हूं कि लैटिट्यूड कैसे बनाए जाते हैं, उसका एक पूरे का पूरा मेथड फॉर्मेट है। एक एक लैटिट्यूड को डिजाइन कैसे किया जाता है, किस बेस पर किया जाता है। तो हमें ज्यादा लैटिट्यूड के अंदर नहीं जाना है अभी, केवल हमें लैटिट्यूड को समझना है। वर्ल्ड में जब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल से समझा जाएगा। तो अभी केवल आप इतना याद रख लेंगे कि लैटिट्यूड की जो हम संख्या काउंट करते हैं वो 180 + 1 काउंट की जाती है। तो 1+ इसलिए किया जाता है कि हम ये मान के चलते हैं कि 90 इसके ऊपर हैं और 90 रेखाएं दक्षिण में मिलती हैं, तो टोटल संख्या जो है वो 181 मिलती है। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा सर हम तो कई बार 179 भी पढ़ते हैं, कई बुक्स में 180 भी लिखा रहता है, कई बुक्स में 180 + 1 भी लिखा रहता है। अगर इक्वेटर को छोड़ दिया जाए तो संख्या 180 होती है, और अगर हम केवल सर्किल सर्किल को काउंट करेंगे तो वो 179 होते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि जो 90 डिग्री पर आपको सर्किल मिलेगा, तो 90 डिग्री साउथ और नॉर्थ में जो मिलेगा इसको शून्य सर्किल कहा जाता है, शून्य वृत्त कहा जाता है, जीरो सर्किल कहा जाता है। तो यहां पर जो मिलेगा उसको क्या कहते हैं? जीरो सर्किल कहा जाता है। तो टोटल जो हमें सर्किल मिलते हैं वो 181 मिल रहे हैं, उसमें से 2 सर्किल को माइनस कर देंगे तो 179 आपके सर्किल मिल जाते हैं। तो मैं इतना ही डिटेल तक जाऊंगा, बहुत ज्यादा डीप जाएंगे तो भारत के भूगोल की जगह विश्व का भूगोल स्टार्ट हो जाएगा। अब भारत किन अक्षांशों में स्थित है बताएं जरा, उत्तरी में या दक्षिण में? तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी अक्षांशों में मिलती है। क्लियर? तो भारत हमारा कहां पर स्थित है? इंडिया उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। तो जब भी हम याद रखें, जब भी हम भारत शब्द को पढ़ेंगे तो भारत का जब भी अक्षांश और देशांतर पढ़ा जाएगा तो भारत में हमेशा हम क्या करेंगे? अक्षांश शब्द जब हम भी यूज करेंगे, लैटिट्यूड यूज करेंगे, तो भारत उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। तो इसलिए हमेशा भारत के साथ क्या यूज किया जाएगा? उत्तरी अक्षांश शब्द का यूज किया जाएगा। नॉर्थ लैटिट्यूड टर्म का हम यूज करेंगे। कभी भी भारत में गलती से भी कोई कितना भी मैनिपुलेट करे, कितना भी आपको घुमाने का प्रयास करे, भारत में कभी भी आपको दक्षिणी अक्षांश सदर्न लैटिट्यूड शब्द का यूज नहीं करना, इसको लिखना और लिखने के बाद इसको डेंजर जोन से क्रॉस कर देना, बिल्कुल डेंजर जोन बना देना कि टच ही नहीं करना है। कसम खा लेना मम्मी पापा की, ठीक है? वही कसम है जिसको हम तोड़ते नहीं, बाकी तो वादे सब आप बुला देते हो, है ना? बाकी के तो लोग कुछ भी कसम खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ मम्मी पापा की कसम खाना कि कभी भी हम
भारत के अंदर दक्षिणी अक्षांश शब्द का यूज नहीं करेंगे। जब भी भारत के साथ हम अक्षांश रेखाएं पढ़ेंगे, वो चाहे भारत के ऊपर से निकले, नीचे से निकले, बीच से निकले, कहीं से भी पास आउट हो जाए, वो रेखा हमेशा उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगी। कभी भी दक्षिणी अक्षांश रेखा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। ऐसे ही हम समझते हैं यहां पर देशांतरों के बारे में एक बार। जैसे भारत के अंदर हम देशांतर की स्टडी करेंगे, तो देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं हम जान चुके हैं कि जितनी भी लंबवत रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, जिसमें हम एक बेस लाइन को मान लेते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर, वास्तव में 0 डिग्री देशांतर नाम की कोई जगह नहीं है ना। इसको सिर्फ एक ग्रीनविच रेखा के रूप में भी जाना जाता है, या प्रधान रेखा के बारे में भी पढ़ लेते हैं, प्राइम मेरिडियन। तो ये सिर्फ आपकी एक बेस लाइन है जो 0 डिग्री देशांतर के नाम से फेमस है। रियल में, क्योंकि जब भी हम एक चीज सोचो कि जब हम 360 डिग्री कोई भी एक गोला लेते हैं, एक सर्किल लेंगे, वो ऑलवेज कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। अगर हम इसको 360 प्लस 1 कर रहे हैं, अगर 0 डिग्री लेकर जा रहे हैं, तो वो 360 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 1 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, हमेशा 360 ही रहेगा। तो इसलिए रियल में 0 डिग्री नाम का कोई भी देशांतर नहीं है, लेकिन एक काल्पनिक रेखा के रूप में अभी आप अध्ययन कर सकते हो। तो 0 डिग्री से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक ग्लोब को बीच में से एक एप्पल ले लें और उसको कट करोगे, हाफ पार्ट इस साइड और हाफ पार्ट इस साइड। मतलब ये 2D है, फ्रंट जितना आपको दिख रहा है उतना ही इसके बैक में है। तो ये जो हिस्सा कहलाता है ये आपका पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है, और ये आपका पश्चिमी गोलार्ध का हिस्सा है। तो यहां पर जब हम नंबर्स की बात करते हैं, टोटल होता है हमारा 360 डिग्री का। टोटल गोला हमारा 360 डिग्री का है, तो 180 आपका इस साइड आ जाएगा और 180 आपका इस साइड आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो इसमें हम डिवाइड कर देते हैं पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में। तो एक कहलाएगा आपका पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और एक कहलाएगा आपका पश्चिमी देशांतर, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब यहां पर याद रखेंगे, जब भी हम काउंटिंग करते हैं अक्षांश में कभी भी 91 काउंट नहीं किया जाता। 0 to 90 डिग्री नॉर्थ, 0 to 90 डिग्री साउथ। देखो जब भी हम इसमें काउंट करेंगे, यहां पर लिख लो इसको, जब भी हम इसमें काउंट करते हैं वो ऑलवेज काउंट किया जाता है 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ और 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ। कभी भी हम 91 को कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसके बाद का कोई भी नंबर यूज नहीं किया जाएगा। इससे ही इस तरीके से जब हम इसकी काउंटिंग करते हैं, तो अगर हम 0 डिग्री को सेंटर में रखते हैं देशांतर में, तो ये आपका 180 डिग्री तक जाएगा। 180 डिग्री पूरब ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट पश्चिम तक ही हम काउंट करेंगे, कभी भी 181 काउंट नहीं करें। मतलब इसके बाद का कोई भी नंबर काउंट नहीं करेंगे। तो पूर्वी देशांतर में जो पूर्वी गोलार्ध में जो लोकेटेड है उनको क्या कहते हैं? ये सब पूर्वी गोलार्ध के अंदर मिलेंगे, जिनको पूर्वी देशांतर कहा जाएगा, और ये सब पश्चिमी गोलार्ध में मिलेंगे, जिनको पश्चिमी गोलार्ध कहा जाएगा, जिनकी संख्या मिलेगी 180 ईस्ट, और इनको कहा जाएगा 180 वेस्ट। भारत कहां पर स्थित है? भारत की स्थिति कहां पर है? जल्दी बताएं, भारत की स्थिति कहां पर है? भारत की स्थिति हमें यहां मिलती है। तो भारत कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका मतलब भारत से जितने भी देशांतर गुजरेंगे वो सारे के सारे, ठीक है, यहां हेडिंग लिख लेना भारत। तो भारत से जितने भी देशांतर गुजरेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारे पूर्वी देशांतर कहलाएंगे, यानी कि ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाएंगे। कभी भी भारत में पश्चिमी देशांतर शब्द का यूज नहीं करना है। जब भी वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड आएगा, आप डर के दूर हो जाना, उसको टच मत करना, क्योंकि ये हमारा एक डेंजर जोन का पार्ट है, इसको हमें भारत में टच नहीं करना। यहां पर भी दोबारा कसम खाना कि हम भारत के अंदर कभी भी पश्चिमी देशांतर शब्द का यूज नहीं करेंगे। जब भी आएगा वो हमेशा पूर्वी देशांतर आएगा, चाहे वो भारत के किसी भी क्षेत्र से होकर
गुजरे। तो ये दो निवेदन आप याद रखेंगे कि भारत में कभी भी दक्षिणी अक्षांश यूज नहीं करेंगे और भारत में कभी भी पश्चिमी देशांतर यूज नहीं करेंगे। इसके बाद हम समझते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में भारत की वास्तविक स्थिति हमें क्या देखने को मिलती है। तो भारत का वास्तविक अक्षांश और देशांतर हमें कितना देखने को मिलता है उसको समझते हैं। जब हम भारत के अक्षांश एवं देशांतर की स्टडी करेंगे तो भारत कहां पर स्थित है, तो पहले तो आपको याद होना चाहिए कि भारत हमारा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो यहां से जो लाइन पास आउट होती है वो कौन सी, हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो भारत कहां पर स्थित है, 0 डिग्री से उत्तर में स्थित है, यानी कि उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। तो ये बेस लाइन हो गई। इस बेस लाइन से जब हम भारत के अक्षांशों को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो भारत में एक तो आपको ये मुख्य भूमि का क्षेत्र मिलेगा। भारत की ये जो मुख्य भूमि है ये आपको यहां से देखने को मिलेगी, और उसके अलावा भारत में यहां पर कुछ छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। इस जगह पर जाएंगे तो भारत में कुछ छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। थोड़ा सा यहां तक ले लेते हैं, तो ऐसे करके कई छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला मिलती है जिनको हम अंडमान एंड निकोबार के नाम से जानते हैं। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हमें देखने को मिलता है। तो ये भी भारत की ही स्थिति का पार्ट है, भारत का ही पार्ट है। जब आप विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो पहले आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा या फिर आपको अंडमान निकोबार का पहले पॉइंट मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे कि विषुवत रेखा से जो ज्यादा क्लोज पॉइंट मिलेगा वो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब है जब हम भारत का अक्षांश स्टार्ट करेंगे तो वो अंडमान निकोबार से स्टार्ट करेंगे। भारत की जो मुख्य भूमि में जो तमिलनाडु राज्य यहां से मिलेगा ये हम बाद में पहुंच पाएंगे। तो पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, हम भारत के सबसे दक्षिणी भाग से स्टार्ट करेंगे। तो भारत के जब आप दक्षिण से स्टार्ट करोगे यहां से टच करके, तो ये रेखा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो इस रेखा की अगर बात की जाए तो ये क्या है आपकी, पहले तो याद रखेंगे ये एक अक्षांश रेखा है। क्लियर, अक्षांश रेखा, और वो भी कौन सी रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा। ये क्लियर है। अब ये 0 डिग्री से ऊपर जा रहा तो ये कितने डिग्री का हो सकता है। ये रेखा जो आपको मिलेगी इसकी डिग्री याद रखेंगे 6 डिग्री, मैं इसी साइड लिख दे रहा हूं। तो इसका जो नंबर हमें मिलता है वो 6 डिग्री 45 चैनल या मिनट कह देते हैं, 45 मिनट नॉर्थ या लिखा हुआ है उत्तरी अक्षांश मिलता। अब ये 6:45 का कॉन्सेप्ट क्या है, भारत का जो निकोबार वाला पॉइंट है वो यहां टच करता है। यहां पर इस तरीके से समझ लो आप, पहले भारत में जब हम 0 डिग्री से जाएंगे, ये 0 डिग्री है, वहां से 1 2 3 4 करते जाएंगे तो यहां पर आपको एक डिग्री मिलेगी 6 डिग्री और यहां पर मिलेगी आपको 7 डिग्री। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो हमारे यहां पर स्थित है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लेकिन जो अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है वो 7 डिग्री से नीचे है और 6 डिग्री के ऊपर है। ये ना तो पूरी तरीके से 6 डिग्री को टच करता है ना पूरी तरीके से 7 डिग्री को। तो ये 7 और 6 के बीच में आ रहा है। तो इस 6 और 7 के बीच में हमारे कुछ छोटे अक्षांश पाए जाते हैं, ये कह सकते हैं सब लैटिट्यूड्स पाए जाते हैं, उप अक्षांश पाए जाते हैं। जैसे 1 घंटे और 2 घंटे के बीच में 60 मिनट का गैप होता है, तो यहां पर भी दो अक्षांशों के बीच में 60 मिनट का गैप होता है। तो भारत 6 डिग्री से स्टार्ट होगा और 7 के बिल्कुल पास में है। तो जैसे हम यहां पर आपको यह कहा जाए कि आप 6:45 का टाइम लिखो तो वो 6:45 ही आप लिखोगे। तो 6:45 के टाइम को हम 6:45 ही लिख सकते हैं। तो ये भारत मान के चलो कि 6:45 पर स्थित है। तो यहां पर जो रियल अक्षांश आपका गुजरेगा, ये जो रियल में वास्तविक रेखा इसको टच करके निकलेगी वो 6 डिग्री 45 चैनल की रेखा गुजरेगी। इसलिए यहां पर हम क्या लिखते हैं, 645 नॉर्थ का यूज करेंगे। ये भारत के दक्षिण से गुजर रहा है, याद रखना। अब कई लोग ये कह देते हैं कि ये भारत के दक्षिण से गुजर रहा है, तो 6 डिग्री 45 चैनल दक्षिणी अक्षांश रेखा है। मैंने पहले भी कहा है कि दक्षिणी शब्द भारत में यूज होगा ही नहीं। ये भारत के दक्षिण से गुजरती है, यह बात अलग है, लेकिन यह भारत की दक्षिणी अक्षांश रेखा नहीं होगी। अक्षांश हमेशा कौन सा रहेगा, उत्तरी अक्षांश ही रहेगा।
क्लियर हुआ यहां तक? अब आगे समझे जरा। जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, अगली रेखा की स्टडी करेंगे, तो एक अक्षांश रेखा होगी जो बिल्कुल भारत के इस पॉइंट को टच करेगी, यहां से होकर गुजरेगी। तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? तो जो रेखा यहां से होकर गुजरेगी आपकी, तो ये रेखा आप देखेंगे कि तो 6 डिग्री के ऊपर है। तो 6 डिग्री के ऊपर होने के कारण मैं इस साइड इसको लिख दे रहा हूं, इसको हम कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि 8 डिग्री 4 चैनल उत्तरी अक्षांश रेखा। नीचे कौन सा था हमारा? 6 डिग्री 45 चैनल नॉर्थ लैटिट्यूड। तो अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो दो रेखाओं से स्टार्ट हो रहा है, एक 6 डिग्री से और एक 8 डिग्री से। इन 6 और 8 डिग्री में डिफरेंस क्या है, यहां पर समझते हैं। जब भी हम इस 6 और 8 डिग्री को पढ़ेंगे, तो जब 6 डिग्री से भारत का अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होगा, तो इसको कहा जाता है संपूर्ण भारत, इंटायर इंडिया का लैटिट्यूड। तो इसको क्या कहा जाता है? संपूर्ण भारत, इंटायर इंडिया का लैटिट्यूड। और जब हम 8 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ये आपकी 8 डिग्री वाली लाइन है और ये ऊपर रह गई ये वाली लाइन, तो ये 8 डिग्री 4 चैनल वाली लाइन है। तो इस लाइन को जब हम काउंट करते हैं, तो इसको कहा जाता है मुख्य भारत। तो इसको क्या कहा जाता है? मुख्य भारत की सीमा, मेन लैंड का पार्ट कहा जाता है। तो मेन लैंड कितने डिग्री से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री 4 चैनल नॉर्थ से। और इंटायर कितने से स्टार्ट होता है? वो 6 डिग्री 45 चैनल नॉर्थ से। तो ये दोनों अंतर याद रखना। तो जब भी हम भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन स्टार्ट करेंगे, अगर आपको इंटायर इंडिया क्वेश्चन आता है तो 6 डिग्री से स्टार्ट करना, और मेन लैंड आता है तो 8 डिग्री से स्टार्ट करना है। इसी तरीके से एक रेखा होगी जो लगभग उत्तर से होकर गुजरेगी, भारत के इस पॉइंट को टच करके निकल जाएगी। तो जब ये रेखा भारत के इस पॉइंट को टच करेगी, तो ये कितने डिग्री की रेखा होगी, हमें ये समझना है। तो इस रेखा की अगर हम बात करें, तो ये भी अक्षांश रेखा है। तो 8 डिग्री से अगर हम ऊपर जाते हैं, तो ये आपका 37 डिग्री 6 चैनल नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? 37 डिग्री 6 चैनल की उत्तरी अक्षांश रेखा। तो इस आधार पर देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री से स्टार्ट होगा, 37 डिग्री के बीच में जाएगा, और मुख्य भारत का विस्तार 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच में जाएगा। तो ये दो अंतर आपको अक्षांश में याद रखने होते हैं। भारत का जो अक्षांश में उत्तरी बिंदु है, यहां पर पास में ही पड़ता है, इसके सबसे निकट पड़ेगा, उसको इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, जो लद्दाख स्टेट में लोकेटेड है। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, याद रखेंगे, दक्षिणी बिंदु यहां पर जो हमें मिलता है वो कन्याकुमारी मिलेगा। जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और ये जो सबसे दक्षिणी बिंदु आपको मिलेगा, ये वाला जो दक्षिणी पॉइंट मिलेगा, इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम? इंदिरा पॉइंट। और इसी इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते थे। तो भारत के अक्षांश में दो बिंदु याद हो जाएंगे, एक कन्याकुमारी और एक क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, और एक हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो भारत के दो दक्षिण के बिंदु, और ऊपर का बिंदु क्या कहलाएगा? इंदिरा कॉल। ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये भारत में कहां पर स्थित है? तो सबसे जो दक्षिण का द्वीप मिलता है, इसको ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है। तो सबसे दक्षिण का जो द्वीप है, इसको क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। तो यहां पर याद रखना, देखो कुछ चीजों को यहां पर स्पेशली नोट कर लेना आप लोग। तो भारत के दो बिंदु मिलेंगे, एक आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट मिलेगा आपको इंदिरा पॉइंट, जो कितने डिग्री पर स्थित है? 6 डिग्री
45 चैनल पर स्थित है। और ये कहां पर स्थित है? ये आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार। और इसको हम क्या कह सकते हैं? भारत का दक्षिणी बिंदु। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो ये भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। लेकिन जब हम कन्याकुमारी की बात करेंगे, यहां पर दूसरे पॉइंट की बात करेंगे कन्याकुमारी की, तो कन्याकुमारी जो पॉइंट है ये आपका 8 डिग्री 4 चैनल पर स्थित है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। तो सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, तो एक कहलाता है भारत का दक्षिणतम बिंदु और एक कहलाता है भारत का दक्षिणी बिंदु। तो जब दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट याद रखेंगे। और अगर आपसे चैनल के अकॉर्डिंग 6 डिग्री 8 डिग्री के हिसाब से पूछा जाता तो फिर उसी हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा कि कौन सा 6 डिग्री पर है और कौन सा 8 डिग्री पर स्थित है। तो यह कहलाता है भारत का अक्षांशी विस्तार। ऐसे ही अगर हम भारत के यहां पर देशांतरी विस्तार को समझने का प्रयास करें कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना होगा, तो एक देशांतर रेखा जो भारत के सबसे इस पश्चिमी पॉइंट से होकर गुजरेगी, तो ये एक देशांतर रेखा कहलाएगी। एक देशांतर रेखा भारत के सबसे पूर्वी पॉइंट से होकर गुजरेगी, तो ये देशांतर रेखा। तो भारत में दो देशांतर रेखाएं आपको मिलेंगी। ये जो देशांतर रेखा ये हमारी 68 डिग्री 68 डिग्री 7 चैनल ईस्ट है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्या कहेंगे इसको? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, पूर्वी देशांतर। और इस साइड जो आपको रेखा मिलेगी, इस साइड जो रेखा मिलेगी ये आपकी कहलाती है 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री के बीच में मिलता है। और जो अक्षांशी विस्तार है वो 6 डिग्री से लेकर 37 डिग्री और 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच में मिलता है। तो अक्षांशी विस्तार आपको दो तरीके से याद रखना होता है। सबसे पश्चिम में जो टच करेगा वो गुजरात है, और गुजरात में जो जगह मिलती है वो गोहर मोती करके मिलती है, गोहर मोती। सरक्रीक के पास में जो जगह मिलती है सरक्रीक गोहर मोती, जो भारत का सबसे वेस्ट का पॉइंट है। और इस साइड जाएंगे तो यहां पर एक जगह मिल जाती है जिसको कहते हैं वलांगू, या कई जगह किबीथू भी दिया होता है। तो या तो आप किबीथू याद रख लेना या फिर वलांगू याद रखेंगे। ये सबसे ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और इस पॉइंट को कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का उत्तरी दक्षिण में दो पॉइंट, सबसे पश्चिमी पॉइंट और सबसे पूर्वी पॉइंट, तो यह कहलाता है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। इसके अलावा हम यहां पर यह भी समझने की कोशिश कर लेंगे कि इस अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में अगर हम इस सदर्न मोस्ट पॉइंट से नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से सदर्न मोस्ट पॉइंट की दूरी को काउंट करें तो ये दूरी आपकी आती है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर की ये डिस्टेंस हमें मिलती है। और अगर हम भारत के पूर्व पश्चिम को काउंट करने का प्रयास करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर हम टच करते हैं, ये जो दूरी है ये हमें देखने को मिलती है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो इसका मतलब है भारत के उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की जो दूरी है, सॉरी, उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर। तो ये भारत का आपको अक्षांश एवं देशांतर याद रखना है। अब यहां पर एक चीज को समझेंगे, तो मैंने आपको भारत का अक्षांशी विस्तार बता दिया। तो भारत का अक्षांशी विस्तार जब हम पढ़ेंगे, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पढ़ेंगे, तो वो दो तरीके से पढ़ा जाता है। पहले पढ़ा जाता है संपूर्ण भारत, कि संपूर्ण भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है, और दूसरा पढ़ा जाता है मुख्य भारत, कि मुख्य भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है। जब हम संपूर्ण भारत के अक्षांशी विस्तार की बात करते हैं तो यह स्टार्ट होता है
6 डिग्री 45 चैनल नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 चैनल नॉर्थ। और जब हम मुख्य भारत की बात करते हैं तो ये स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 चैनल नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 चैनल नॉर्थ। तो नॉर्थ में पॉइंट वही रहेगा, केवल साउथ के पॉइंट चेंज हो जाएंगे, ये दोनों पॉइंट सेम रहेंगे। यहां पर जो हमें पॉइंट मिलता है वो हमें इंदिरा पॉइंट मिलेगा, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहते हैं, जो हमारा ग्रेट निकोबार में स्थित है। ऐसे करके आप इसका सिनॉप्सिस बना सकते हैं, थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो पॉइंट है ये कन्याकुमारी में स्थित है, और कन्याकुमारी हम जानते हैं कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इसी में जो मुख्य भूमि की दूरी है वो हमारी 3214 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी हम काउंट नहीं करते क्योंकि ये समुद्री दूरी के साथ जुड़ी हुई है, तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब भारत का देशांतर पढ़ा जाएगा तो देशांतर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंशन जब हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन इसका, तो देशांतर का विस्तार पढ़ेंगे तो वो 68 डिग्री से स्टार्ट होगा, 7 चैनल ईस्ट से स्टार्ट होगा और 97 डिग्री 25 चैनल ईस्ट तक ये फैला हुआ है देशांतर में। और बीच की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर मिल जाती है। ये जो पॉइंट है ये गुजरात में गोहर मोती करके जो पॉइंट मिलता है वहां पर मिलेगा, गोहर मोती गुजरात में सबसे पश्चिमी पॉइंट। और ये जो मिलेगा ये किबिथू या ब्लांगू के क्षेत्र में मिलेगा, जो सबसे पूर्वी पॉइंट होगा भारत का, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित होगा। तो यह तरीका होता है अक्षांश और देशांतर को पढ़ने का। तो क्लियर हो गया। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार बता सकते हैं, देशांतरी विस्तार बता सकते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार यहां से स्टार्ट करेंगे, ये 8 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। और अगर हम अंडमान निकोबार से स्टार्ट करते हैं तो 6 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 6 डिग्री 45 चैनल नॉर्थ, और यहां से 8 डिग्री 4 चैनल नॉर्थ। और सबसे टॉप पर जाएंगे तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 37 डिग्री 6 चैनल नॉर्थ। और देशांतर जब हम पढ़ेंगे तो देशांतर कितना आ जाएगा हमारा, इस साइड से 68 डिग्री ईस्ट, और इस साइड जो आ जाएगा देशांतर वो 97 डिग्री 97 डिग्री 25 चैनल ईस्ट। यहां तक क्लियर होता है। और फिर हम ये भी पढ़ चुके थे कि इसके बीच की जो दूरी है पूरी की पूरी ये 3214 किलोमीटर की दूरी है, और पूरब से पश्चिम की जो दूरी है ये 2933 किलोमीटर की दूरी है। और ये चारों पॉइंट आपको याद रखना, भारत के सबसे उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के बिंदु आपको पता है। यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एक क्वेश्चन है, और जितना भी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी को पूरा टारगेट करेंगे। 9, 10, 11, 12 सारी एनसीईआरटी आपकी इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये सारी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यहां पर दिया होता है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, मतलब मेन लैंड का टारगेट किया गया है। ऑलमोस्ट इक्वल इज अबाउट इक्वल 30 डिग्री। Despite this fact, the east-west extension to be smaller than the north-east extension। मतलब कहने का है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी उत्तर दक्षिण की दूरी पूरब पश्चिम की दूरी से ज्यादा है, या ये कह सकते हैं कि पूरब पश्चिम की दूरी उत्तर दक्षिण की दूरी से कम है। तो भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग बराबर है, 30 डिग्री है। इस तथ्य के बावजूद पूरब और पश्चिम का विस्तार उत्तर और दक्षिण के विस्तार से छोटा है, या हम अपनी भाषा में कम लिख सकते हैं कि ये कम है। तो इसका कारण क्या है? तो पहले तो हमें यह प्रूफ करना होगा क्या वास्तव में भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार बराबर है या नहीं है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आपको पहले अक्षांश की स्टडी करनी होगी। अब मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 चैनल उत्तर से स्टार्ट होता है, और ये जाता है हमारा ऊपर 37 डिग्री 6 चैनल नॉर्थ। तो हमें यहां पर यह देखना है कि क्या ये दूरी जो उत्तर से दक्षिण की भारत की दूरी है, ये दूरी यहां पर बराबर है या नहीं है। तो भारत से उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है ये कितने डिग्री में मिलती है। तो इस पॉइंट से लेकर 8 डिग्री से लेकर
इस 37 डिग्री पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करके हम देखते हैं। यहां पर साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अगर हम यहां पर ये देखें तो पहले अक्षांश की कैलकुलेशन को देखते हैं। तो 37 मतलब मोटा मोटा 8 डिग्री से आप स्टार्ट करेंगे और ऊपर वाले को हम 38 डिग्री मान लेते हैं। तो 8 डिग्री नॉर्थ और 38 डिग्री नॉर्थ के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? तो 38 में से माइनस करेंगे तो ये 30 डिग्री का डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो भारत का डिफरेंस आ रहा है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में, वो लगभग आपका 30 डिग्री का ही डिफरेंस आ रहा है। तो अक्षांश में जो भारत का विस्तार, मतलब अक्षांशों के मध्य जो भारत का विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री के बीच में मिलता है। हम देशांतर को भी काउंट कर सकते हैं। तो देशांतर जो भारत का मिलता है यहां पर, तो ये जो भारत का देशांतर मिलता है वो कितने डिग्री का है? 68 डिग्री। तो 68 डिग्री से लेकर ये मिलता है हमें कहां तक? 7 चैनल ईस्ट तक। और इस साइड जो हम जाते हैं ये मिलता है हमें 97 डिग्री 25 चैनल ईस्ट। तो इसी तरीके से हम भारत के पूरब और पश्चिम की भी स्टडी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में अगर हम जाएंगे तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में देखा जाए अगर, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? तो ये आप 97 है, आप राउंड फिगर इसको 98 मान लो और इसको अपन राउंड फिगर 68 मान लेते हैं। तो 90 और 68 में भी जो डिफरेंस आएगा वो 30 डिग्री का ही आएगा। तो भारत का जितना भारत लंबा है उतना ही भारत चौड़ा है। तो सामान्यतः हमें भारत लंबा देखने को मिलता है, लेकिन वास्तविकता में भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लगभग बराबर है, जो ऑन एवरेज आपका 30 डिग्री नॉर्थ टू साउथ है और 30 डिग्री ईस्ट टू वेस्ट है। लेकिन हमने ये भी इसके साथ अध्ययन किया था, हमने ये अध्ययन किया था कि उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो ज्यादा है और पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वो कम है। तो क्या रीजन है कि ये जो दूरी इस साइड है ये कम देखने को मिलती है? तो यहां से जो दूरी आपको मिलती है ये आपको कम मिलती है। कितनी कम मिलती है हम देख चुके थे कि ये दूरी जो है वो 3214 किलोमीटर की है और ये दूरी 2933 किलोमीटर की है। तो भारत के उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर है। तो ये कारण हमें समझ में आना चाहिए कि आखिर रीजन क्या है। तो उसके रीजन को हम समझेंगे यहां से। तो यहां पर अगर हम इस रीजन को समझने का प्रयास करें तो पहले तो हमें प्रूफ करना है कि ये बराबर हैं। तो पहले हम प्रूफ करेंगे कि भारत का अक्षांश और देशांतर क्या है, लगभग बराबर हैं, जो ऑन एवरेज 30 डिग्री के मध्य मिलता। तो इसको तो हम प्रूफ कर चुके हैं। अब ये ऐसा क्यों है कि दूरी पर डिफरेंस आ रहा है? तो दूरी में डिफरेंस क्यों आता है? जो अक्षांश के मध्य की दूरी होती है, जब भी हम अक्षांशों के, या आप ऐसा लिख सकते हैं, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी जो रहेगी वो सभी स्थानों पर हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहती, सभी स्थानों पर बराबर। तो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी सभी स्थानों पर क्या रहेगी? बराबर रहेगी। मतलब जब हम पृथ्वी पर ग्लोब पर इसकी स्टडी करते हैं तो ये कुछ जो अक्षांश रेखाएं हम बनाते हैं, तो जो पूरी की पूरी 90 उत्तर और दक्षिण में अक्षांश रेखाएं बनाते हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस रहती है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आती है वो डिस्टेंस हमेशा क्या है? आपकी बराबर ही आएगी। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी? आपकी बराबर रहेगी। 111 किलोमीटर के लगभग ये डिस्टेंस आपकी आती है। तो अक्षांशों के मध्य की दूरी से किसी भी देश की अक्षांशीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब हम देशांतर की बात करते हैं, जब हम टू लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, दो देशांतर की बात करेंगे, तो दो देशांतर के मध्य की दूरी, तो दो देशांतर के बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी आपकी विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर तो अधिकतम होती है, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैक्सिमम, और ध्रुवों पर, पोल्स पर जब हम जाएंगे
तो जब हम पोल्स पर जाएंगे, ध्रुव विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर, ठीक है। तो जब हम ध्रुवों पर जाएंगे तो ये न्यूनतम होती है। तो यहां पर जो दूरी है वो मैक्सिमम आपको मिलेगी। तो यहां पर दूरी आपको जो मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, लेकिन यहां पर जो दूरी है वो आपको बिल्कुल मिनिमम मिलेगी, मतलब 0 किलोमीटर के लगभग मिलेगी। यहां पर आपको एवरेज वही 111 किलोमीटर के लगभग मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ ओवरऑल कि अगर हम इक्वेटर टू पोल्स आते हैं, इक्वेटर टू पोल्स आते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो दूरी जो है वो क्या होती जाती है, कम हो जाती है। जिसका कारण क्या है कि जो देशांतर होता है हमारा, देशांतर हमेशा यहां से स्टार्ट होगा। अगर देशांतर, तो यहां से स्टार्ट होने के बाद दूसरा देशांतर जब आएगा तो ये ऊपर जाने पर सिकुड़ जाएगा। यहां पर आप देखेंगे डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इसके ऊपर डिस्टेंस आप देखेंगे और कम होती चली जाती है, ऊपर जाएंगे और कम हो जाएगी, इसके ऊपर और कम, और यहां पर आते आते 0 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये मान लेते हैं कि हमारी इक्वेटर लाइन है यहां पर। तो अगर इक्वेटर लाइन से हम देखेंगे तो इक्वेटर लाइन पर जो डिस्टेंस है वो आपका मैक्सिमम रहेगा, लगभग 111 किलोमीटर। तो अक्षांश के बीच की दूरी वो बराबर है, ये हम 111 किलोमीटर से निकाल रहे हैं। देशांतर भी हम 111 किलोमीटर से निकालते हैं, लेकिन भारत 0 डिग्री से ऊपर है, तो 111 से तो कुछ कम हो ही जाएगा। तो 111 से थोड़े से देशांतर सिकुड़ जाएंगे, तो बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस कारण भारत की अक्षांशीय दूरी अधिक और देशांतरी दूरी कम हो जाती है। क्लियर हो गया। तो उसका सिंपल आंसर देंगे कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश श्रिंक करने लग जाते हैं, सिकुड़ने लग जाते हैं। इस कारण विषुवत रेखा के, भारत की स्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण भारत में देशांतरी स्थिति कम देखने को मिलती है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इन देशांतरों के अंदर कुछ देशांतर महत्वपूर्ण है, जैसे कर्क रेखा। कर्क रेखा की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो कर्क रेखा आपको ग्लोब पर कहां देखने को मिलती है। तो जब हम पृथ्वी को 0 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो 0 डिग्री के ऊपर आपको एक महत्वपूर्ण अक्षांश मिलेगा 23.5 डिग्री। एक महत्वपूर्ण अक्षांश मिलेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। और सेम आपको यहां पर देखने को मिलेगा 23.5 डिग्री का एक और अक्षांश, जिसको कहते हैं साउथ लैटिट्यूड। तो ये दो महत्वपूर्ण रेखाएं आप यहां पर याद रखेंगे। तो 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसी रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। और जो नीचे है इसी को कहा जाता है कैप्रिकॉर्न। तो हमें कैप्रिकॉर्न को पढ़ना नहीं है, केवल समझ लेना है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 साउथ लैटिट्यूड इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बस ये अंतर याद रखना। अब हमें भारत का चूंकि भूगोल पढ़ रहे हैं तो हम केवल यहां पर कर्क रेखा को टारगेट करेंगे। कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो ये विश्व के 3 महाद्वीपों से, तो कर्क रेखा विश्व के 3 महाद्वीप, 17 देश और 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों, 17 देशों और 8 भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमें केवल महाद्वीपों को अभी मोटा मोटा मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है। विश्व के भूगोल की मैपिंग में हम आपको यह डिटेल से पढ़ाएंगे। तो जैसे पहला महाद्वीप मिलेगा उत्तरी अमेरिका, जिसके मैक्सिको और बहामास देश से होकर गुजरेगी, तो 2 देश इसके मिल जाएंगे। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा, जिसके पश्चिमी सारा, नाइजीरिया, मुर्तानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, जिसमें टोटल 7 देश आते हैं। और एशिया के सऊदी अरब, यूएई, ओमान, और ये हमारा भारत भी इसमें शामिल है, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, जिसमें टोटल 8 देश आते हैं। तो इस तरीके से टोटल 17 देश आपके कर्क रेखा पर स्थित हैं और भारत के 8 राज्यों को हम पढ़ेंगे। तो ये पूरे के पूरे 17 देशों की स्थिति दी है, आप इनको अभी पढ़ सकते हैं। जैसे यहां पर पहला देश आपको मैक्सिको मिल जाएगा, ठीक है। और मैक्सिको के बाद जो आपको यहां पर देश मिलेगा, जिसका नाम क्या लिखा था हमने, बहामास, ठीक है। मैक्सिको के बाद यहां पर जो मिल जाएगा वो बहामास मिल जाएगा।
इसके बाद ये जो है पूरे के पूरे यहां से यहां तक ये आपको अफ्रीका के देश मिलेंगे, और उसके बाद आपको ये एशिया के देश मिल जाएंगे, जिसमें हमें टारगेट करना है अपने प्यारे भारत देश के बारे में। तो हमारा टॉपिक भारत का भूगोल है, तो ये सिर्फ मैंने एक फॉर्मेलिटीज के लिए आपको दे दिया। अब हम भारत के उन देशों की चर्चा करेंगे जिन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो फाइंड आउट करते हैं कि किन किन देशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसमें सबसे पहला देश आपको याद रखना है गुजरात, सॉरी राज्य। तो पहला राज्य गुजरेगा हमारा, तो पहले याद रखेंगे गुजरात से होकर जाएगी। गुजरात के अलावा ये राजस्थान को टच करेगी, राजस्थान के अलावा ये मध्य प्रदेश को टच करेगी, मध्य प्रदेश के अलावा ये छत्तीसगढ़ को भी स्पर्श करेगी, छत्तीसगढ़ के अलावा ये झारखंड स्टेट को टच करेगी, झारखंड स्टेट के अलावा देखा जाए तो वेस्ट बंगाल भी टच करेगा, और वेस्ट बंगाल के बाद अगर हम जाएंगे तो यहां पर आपका त्रिपुरा और मिजोरम भी टच करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा आपका त्रिपुरा वाला बेल्ट, और त्रिपुरा के बाद टच करेगा यहां पर वो होगा आपका मिजोरम वाला बेल्ट। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे 8 क्षेत्र आपको याद रखने हैं यहां पर। तो इनको अगर क्रम से देखा जाए तो यहीं से हमारी कर्क रेखा पास आउट हो जाएगी। तो यहां पर मैं एक बार आपको कर्क रेखा यहां पर बना के दिखा दे रहा हूं कि कर्क रेखा इनमें से कहां से पास आउट होगी। ये स्थिति हमें भारत में देखने को मिलेगी किसकी, कर्क रेखा की, थोड़े नीचे रखेंगे यहां तक। क्लियर। तो ये स्थिति कहलाती है कर्क रेखा की स्थिति। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसमें सबसे पहला जो राज्य है वो आप गुजरात याद रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले गुजरात राज्य में जाएगी, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ को टच करेगी, छत्तीसगढ़ के बाद यहां पर झारखंड राज्य याद रखेंगे, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, इसके बाद यहां पर जो मिलेगा वो आपको त्रिपुरा और मिजोरम मिल जाएंगे। तो इस तरीके से भारत के 8 राज्यों से ये रेखा होकर गुजरती है, और नाम आपको बिल्कुल क्रम से याद रखने हैं। पश्चिम से पूर्व का कौन सा क्रम कहलाता है, ये पूरे का पूरा आप याद रखेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये मैंने लिख भी दिया है, पूरे के पूरे 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो ये 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। लेकिन यहां पर एक चीज हम और समझ सकते हैं। तो कर्क रेखा पर तो हम देख चुके हैं कि कर्क रेखा वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पर। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आप पहला राज्य देखते हैं वो आपको मिलेगा कौन सा। तो पहला राज्य गुजरात है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। तो ये 8 राज्य आपको वो राज्य मिलते हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। जैसे नाम लिख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से क्या होगी, कर्क रेखा होकर गुजरेगी। ठीक है। तो ये 8 राज्य वो राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये कर्क रेखा की स्थिति वाले 8 राज्य हैं। लेकिन यहां पर आपको कुछ कैलकुलेशंस समझनी है, और इसमें 2 राज्य स्पेशली याद रखना। आप देखो यहां से राजस्थान राज्य की केवल उत्तरी सीमा को टच करती है, सॉरी दक्षिणी सीमा को टच करती है, और छत्तीसगढ़ राज्य की केवल उत्तरी सीमा को टच करती है। ये 2 राज्य खास तौर पर टारगेट में रखना। इसके अलावा ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो ये कर्क रेखा है, तो इस कर्क रेखा पर टोटल 8 राज्य हमें देखने को मिलते हैं। क्या हम ये बता सकते हैं कि कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्य हैं और कर्क रेखा के दक्षिण में कितने राज्य हैं? तो कर्क रेखा के उत्तर और दक्षिण के राज्यों को हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो कर्क रेखा के उत्तर के राज्यों की बात की जाए यहां पर, तो यहां पर आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ठीक है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, और यहां पर सिक्किम। तो
तो ये 8 राज्य तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ये वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये 8 राज्य उत्तर में स्थित हैं। तो कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? तो यहां पर आपका पंजाब का बेल्ट है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। हरियाणा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर। तो ये वो राज्य हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। अब हम उन राज्यों की पहचान करते हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। तो कर्क रेखा के दक्षिण के राज्यों की अगर बात की जाए तो यहां पर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। तो ये वो राज्य हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो यहां पर महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। तो कर्क रेखा पर टोटल भारत में मिलते हैं हमें 28 राज्य। तो भारत के 28 राज्यों में 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। उत्तर में कितने राज्य हैं? तो हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम कह सकते हैं कि 12 राज्य भारत के ऐसे हैं। तो 12 राज्य जो हैं वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। तो 12 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। क्लियर हुआ? अब दक्षिण में कितने हो गए? तो 12 और 8 20 हो चुके हैं। तो स्वाभाविक है 8 राज्य नीचे मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य। तो 8 राज्य ऐसे हैं, 8 राज्य वो हैं जो कर्क के दक्षिण में स्थित है। क्लियर हो गया? तो ये पूरा डाटा याद रख। तो कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में और कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं। इसके साथ हमें यह भी समझ लेना है कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में है। तो यहां पर आपको एक केंद्र शासित प्रदेश मिल जाएगा जो आपको यहां पर मिलेगा जम्मू कश्मीर लद्दाख का बेल्ट। उसके अलावा तो सब पॉइंट्स हैं यहां पर, आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट पंजाब, चंडीगढ़, यहां पर दिल्ली का पॉइंट, ठीक है। तो ये कौन कौन सी यूटीज हो जाएंगी? तो 4 यूटी आपकी उत्तर में है। तो पहला लद्दाख वाला क्षेत्र उत्तर में मिलेगा, दूसरा जम्मू कश्मीर वाला। तो 2 यूटी आपकी कर्क रेखा के उत्तर में है। चंडीगढ़ यूटी भी आपकी कर्क रेखा के उत्तर में है और दिल्ली यूटी भी कर्क रेखा के उत्तर में है। लेकिन कुछ यूटी हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में, जैसे यहां पर मिलने वाला केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हैं दादर, नागर हवेली एंड दमन दीव। तो ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा लक्षद्वीप वाला बेल्ट भी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अंडमान निकोबार वाला बेल्ट भी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। और जो पुदुचेरी यहां पर मिलता है वो भी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक होगा? तो कर्क रेखा के सबसे जो निकटवर्त स्थिति मिल जाएगी, तो सबसे जो नियर जो आपको केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा वो दमन द्वीप है। और दमन द्वीप में भी याद रखना जो दीव वाला पॉइंट है, यहां पर जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? दीव। ये द्वीप कर्क रेखा के सबसे नियर मिलता है। तो कर्क रेखा के सबसे निकट मिलने वाला द्वीप कौन सा है? द्वीप। तो ये इस तरीके से भी आप इनको कुछ प्रयास करके याद रख सकते हैं। कर्क रेखा के बाद एक महत्वपूर्ण रेखा आपको याद रखनी होती है भारत के अंदर, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो पूरे ग्लोब पर 0 डिग्री को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, जिसको हम जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, या हिंदी में कह सकते हैं ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, जो विश्व लेवल पर क्या करती है? जीएमटी टाइम का निर्धारण करती है। उसी प्रकार जीएमटी से अगर हम ईस्ट और वेस्ट में जाते हैं, ये जीएमटी हो गया। अगर हम ईस्ट और वेस्ट में जाएंगे तो हर 7.5 डिग्री पर, आपको क्या मिलेगा? तो 7.5 डिग्री पर आपको एक टाइम जोन मिल जाता है। तो हर 7.5 डिग्री के अंतराल पर पूर्व और पश्चिम में टाइम जोन का निर्धारण किया जाता है। उसी हिसाब से भारत के अंदर भी, तो भारत लगभग कितना है? 70 डिग्री के। तो अगर इसी बेस पर अगर देखा जाए तो इंडिया की जो स्थिति हमें देखने को मिलती है
वो लगभग 68 डिग्री के बाद और 97 डिग्री के बीच में देखने को मिलती है। तो इसका मतलब 7 डिग्री से देखा जाए तो भारत का जो देशांतर निकल कर आएगा वो 68 और 70 के बाद ही नंबर आएगा भारत का। तो भारत से जो देशांतर डिसाइड किया गया वो यहां से डिसाइड किया जाता है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोल देते हैं, IST, जो 82.5 डिग्री से डिसाइड होता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो जिसको निर्धारण करने के दो तरीके हैं। पहला 7.5 डिग्री के बेस पर कैलकुलेट करते जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें भारत का देशांतर मिल जाता है। भारत ने किसको डिसाइड किया है? वो 82.5 डिग्री। तो क्वेश्चन आता है कि 82.5 डिग्री देशांतर को टाइम जोन क्यों निर्धारित किया गया? तो इसका हम आंसर अभी आगे जाके देखेंगे। देशांतर की अगर हम बात करेंगे तो देशांतर मापने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु निर्धारित करना होता है, जिसे प्रधान मध्याह्न या प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इसे ग्रीनविच मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि वर्ष 1984 में इसका निर्णय लिया गया था और इंग्लैंड के लंदन क्षेत्र में, मतलब लंदन के ग्रीनविच से इसको नामकरण दिया गया था। मोटा मोटा याद रख लो, हमें भारत में मेन इंटर करना है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे कि ये जो 82.5 डिग्री देशांतर ये किस किस राज्यों से होकर गुजरेगा, तो यहां पर ये यूपी से एंटर करता है, मध्य प्रदेश को टच करेगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये जो रेखा है ये भारत में कहां कहां से होकर जाती है? तो ये रेखा आपको भारत में इस तरीके से स्ट्रेट मिल जाएगी पूरी की पूरी। ये कहलाती है 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा। तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को ही हम क्या बोलते हैं? IST, भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ये भारत के किन किन राज्यों से होकर जाएगी? तो पहला राज्य आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, फिर आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा और आंध्र प्रदेश मिलेगा। तो ये 5 राज्य याद रखना है। और यूपी के अंदर ही याद रखेंगे, एक जगह है मिर्जापुर। तो यूपी के मिर्जापुर से पूरे भारत का समय निर्धारण किया जाता है। तो भारत के समय का जो निर्धारण होता है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी के निकट से ये समय का निर्धारण किया जाता है। बस 5-10 मिनट और हैं तो ये पूरे का पूरा आपका लिखा हुआ है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह से होकर जाती है और मिर्जापुर से इसका हम समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ग्रीनविच मेरिडियन और उज्जैनी मेरिडियन में क्या डिफरेंस आता है? इसको हम अगली क्लास के अंदर करवाएंगे। बाकी की जो कुछ चीजें वो हम आपको पहले करवा दें। ठीक है, ये उज्जैनी मेरिडियन में आपको अगली क्लास के अंदर करवाऊंगा। यहां पर ये एक टाइम जोन की अंडरस्टैंडिंग है, उसको जरा समझ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि आपका कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही समय निर्धारण क्यों माना गया है? क्योंकि ये भारत को, तो पूर्वी देशांतर ये क्या करता है? ये भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डिवाइड क्यों करता है उसका रीजन आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो कल हम समय की कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे। तो भारत का जो देशांतर है वो लगभग 97.25 ईस्ट में मिलता है और इस साइड से जो देशांतर है वो लगभग 68 डिग्री 7 चैनल ईस्ट में मिलता है। और भारत में जो मानक समय निर्धारित किया गया है वो लगभग आपका 82.5 डिग्री से निर्धारित किया गया है। क्या ये बराबर स्थिति पर है भारत की? मैंने तो दूर बना दिया थोड़ा सा, अपन भी बराबर बना लेते हैं, इससे थोड़ा लगे कि ये बराबर है। ठीक है, यहां से निकाल देते हैं। क्या ये 82.5 डिग्री ईस्ट IST भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है? हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो इसको आप अभी राउंड फिगर मान के चलो 82, कि ये हमारा 82 है ना, राउंड फिगर 82, और इसको राउंड फिगर 68 और इसको राउंड फिगर मान के चलेंगे 98, तो लगभग बराबर दिखेगा। तो 82 और 68 में अगर माइनस करेंगे, 82 में 68 माइनस करेंगे तो ये आपका लगभग 14 आएगा, और 98 में से 82 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये आपका लगभग 16 आएगा। तो एवरेज हम दोनों का अगर निकालें तो 15 आप दोनों का एवरेज लिख सकते हो। तो 15 देशांतर का लगभग डिफरेंस इस साइड है और 15 का डिफरेंस लगभग इस साइड है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। कई लोग ये मान के चलते कि ये भारत के पूरब में नहीं है, लगभग
दो बराबर, मतलब पूरब में थोड़ा ज्यादा है लेकिन लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसलिए भारत को क्या किया गया, इसको भारत की समय रेखा माना गया है। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे। इसके अगली क्लास के अंदर एक तो आपको यह पढ़ना है भारतीय मानक समय और उज्जैनी मानक समय में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। और उसके साथ भारत में समय की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, पूरब पश्चिम में जो 2 घंटे का अंतर पड़ते हैं, आखिर वो 2 घंटे का अंतराल क्यों आता है, इन चीजों को कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ ही नेक्स्ट क्लास के अंदर हम भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पढ़ेंगे। 1 से 2 क्लास के अंदर हम पूरे भारत का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम जो मुख्य सिलेबस है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी और अदर जो पार्ट है उनको स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।